जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं आप सभी के अपने चैनल एग्जाम फतेह में। साथियों, अगर आपको एसएससी जीडी एग्जाम से डर लग रहा है तो ऐसे 100 स्वर्णिम प्रश्न हमने लिए हैं जो सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। तो अगर आप साथियों इस वीडियो का एक एक क्वेश्चन देख लेते हैं तो मुझे नहीं लगता कि पेपर आपका इससे बाहर जा सकता है। तो आइए साथियों, खत्म करते हैं पूरी जीके जीएस को महज 100 प्रश्नों के माध्यम से। तो क्लास आपकी शुरू हो चुकी है। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से संविधान के किस अनुच्छेद में समानता के अधिकार का उल्लेख किया गया। तो यह सवाल अगर आपसे पूछे तो अनुच्छेद 14 से लेकर 18 में साथियों किस बात का जिक्र किया गया है? समानता के अधिकार का जिक्र किया गया है। उसके बाद देखिए, वित्त विधेयक को संसद में पेश होने के कितने दिनों के भीतर पारित किया जाना होता है? तो मैं कहूंगा साथियों 75 दिन इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि वित्त विधेयक को संसद में पेश होने के लिए 75 दिनों के भीतर ही पारित किया जाना होता है। उसके बाद देखिए, दक्षिण गंगोत्री कहां पर स्थित है? तो यह साथियों अंटार्कटिका में। अगर यह सवाल आपसे पूछा जाए तो जवाब मैंने आपको बता दिया है। अगला देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत है? तो इनमें से राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत कौन सा है? जीवन की सुरक्षा और व्यक्तिगत स्वतंत्रता करना नहीं है, राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत नहीं है। ग्राम पंचायतों का गठन करना, बिल्कुल साथियों ये ग्राम पंचायतों का गठन करना जो है ना, ये राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत है। आंसर आपका बी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए, ड्यूस शब्द किस खेल से संबंधित है? यानी कि किस खेल में इस्तेमाल किया जाता है ये ड्यूस शब्द? तो मैं कहूंगा टेनिस में भी इस्तेमाल किया जाता है और बैडमिंटन में भी इस्तेमाल किया जाता है। इसलिए आंसर आप लोग ध्यान रखेंगे, ये हो जाएगा डी हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर का सवाल है, कह रहे कि बंगाल की जो एशियाटिक सोसाइटी थी ना साथों, इसकी स्थापना यानी कि इसके संस्थापक कौन थे आपको बताना है साथों। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा सर विलियम जोन्स। यानी कि आपको ये मालूम होना चाहिए कि एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? सर विलियम जोन्स ने की थी। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ। कब की थी साथियों? 1784 में की थी। ये भी सवाल आपसे पूछा जाता है। उसके बाद देखिए, केंद्रीय औषध मानक नियंत्रण संगठन का हेडक्वार्टर कहां पर है? तो इसका हेडक्वार्टर कहां पर है साथियों? नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? केंद्रीय औषध मानक नियंत्रण संगठन का हेडक्वार्टर मुख्यालय नई दिल्ली में है। सुग्गी भारत के किस राज्य का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है? मुझे बताइए। यानी कि ये सुग्गी लोक नृत्य कहां पर किया जाता है साथियों? उससे पहले मैं आपको साथियों बता देना चाहता हूं, आपके लिए एसएससी जीडी तकरीबन साथियों पिछले एक महीने से एक पीडीएफ साथियों तैयार की जा रही है। वो कौन सी पीडीएफ है मैं आपको बता देता हूं। फरवरी 2024 में जो आपका एसएससी जीडी का एग्जाम हुआ था फरवरी 2024 में, इसमें साथियों जितनी शिफ्ट हुई थी उन सभी शिफ्ट्स का साथियों हल सहित आपको पीडीएफ दी जा रही है। इसकी खासियत क्या है ये मैं आपको साथियों बतला देता हूं। जैसे कि जितनी शिफ्ट हुई थी ना साथियों, ये समझ लीजिए मैथ और रीजनिंग के वहीं से सवाल बनेंगे। ठीक है, अब जैसे कि मान लीजिए जीएस का सवाल है तो 4 ऑप्शन है और जस्ट उसके नीचे उसका आंसर है। ऐसे ही साथियों हिंदी की बात करें, हिंदी का क्वेश्चन है, जस्ट नीचे उस 4 ऑप्शन है उसका आंसर है। और ऐसा ही मैथ का क्वेश्चन है, 4 ऑप्शन है, जस्ट नीचे उसका सोल्यूशन। ऐसा नहीं कि सॉल्यूशन के लिए आपको पूरे पेपर के अंत में आपको मिलेगा, ऐसे नहीं साथियों, ऐसे ही रीजनिंग का है। तो मैं कहूंगा कि इसमें से मैथ और रीजनिंग के 90% कॉन्सेप्ट बनेंगे, बस थोड़ा सा चेंजेस होगा, बाकी सेम टू सेम वही होगा। हिंदी के इसमें से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जीएस के इसमें से ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो मैं कहता हूं कि अगर आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो कोई सा एग्जाम हो, एसएससी जीडी से लेकर आईएएस तक का एग्जाम हो, सभी बच्चे साथियों सिलेक्शन के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पढ़ते हैं। तो ये तो सबसे प्रीवियस ईयर पेपर है, सबसे लेटेस्ट साथियों फरवरी 2024 के। तो इन सभी क्वेश्चंस को अगर आप कर लेते हैं तो मेरा मानना है कि एग्जाम आपका फिर कहीं नहीं जा सकता, बहुत आराम से क्रैक हो जाएगा। तो ये पीडीएफ साथियों आपको 45 रुपए में दी जा रही है। डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है एसएससी जीडी पीडीएफ करके, उस लिंक पर आप क्लिक करेंगे तो आप हमारे व्हाट्सएप पर आ जाएंगे। वहां पर आपको एक क्यूआर कोड दिया जाएगा, उस क्यूआर कोड पर 45 का पेमेंट करके ये पीडीएफ आप साथियों प्राप्त कर सकते हैं। उसके अलावा साथियों जनवरी से लेकर अब तक की 2024 की पूरी करंट अफेयर भी आपको दी जा रही है वन लाइनर प्रकार से। तो इन सभी पीडीएफ को आप पढ़ेंगे, अपने एग्जाम को क्रैक करेंगे। अब हम लोग अगर बात करें साथियों, जो सुग्गी लोक नृत्य है ना, ये कर्नाटक का है। कहां किया जाता है साथियों? तो कर्नाटक में किया जाता है। उसके बाद देखिए, लोनार झील साथियों किस राज्य की है? यानी कि ये कहां की है? ये महाराष्ट्र में है। लोनार झील अगर आपसे पूछे कि लोनार झील कहां है साथियों, तो महाराष्ट्र में है, आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली दक्षिण भारत से संबंधित नहीं है? बताइए। तो अगर बात करते हैं साथियों दक्षिण भारत से संबंधित कौन से नहीं है, तो कथकली है,
कथक नहीं है, क्योंकि ये साथियों यूपी में किया जाता है, भरतनाट्यम भी है और साथियों मोहिनीअट्टम भी है। तो कुल मिला के साथियों आपका राइट आंसर अगर है ऑप्शन नंबर बी के साथ, तो मैं कहूंगा बिल्कुल करेक्ट है। अगला सवाल देखिए, भारत का राष्ट्रीय युद्ध स्मारक कहां पर है? तो भारत का राष्ट्रीय युद्ध स्मारक साथियों नई दिल्ली में है। नेक्स्ट नंबर का सवाल है, कह रहे कि 1989 में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम को किसमें विलय कर दिया गया था? तो साथियों जवाहर रोजगार में विलय कर दिया गया था। यह सवाल आपसे आपके एग्जाम में पूछा जाएगा कि 1989 में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम को किसमें विलय कर दिया गया था? तो जवाहर रोजगार योजना में विलय कर दिया गया था। साथियों अगला सवाल देखिए, भारतीय मुद्रा नोट किस स्थान पर छापे जाते हैं, मुझे बताइए। तो अगर बात करिए तो नासिक में छापे जाते हैं, यानी कि सी आंसर सही होगा। तो सी कहां पर है? सी यहां पर है साथियों, तो सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और नासिक कहां पर है साथियों? नासिक महाराष्ट्र में है, यह भी आपको मालूम होना चाहिए। अब उसके बाद देखिए अगला सवाल है, यहां पर कह रहे हैं साथियों बक्सा अभ्यारण्य, कभी कभी बुक्सा भी आ जाता है, क्या कभी कभी बुक्सा बाग अभ्यारण्य आ जाए तो आपको चौंकना नहीं है। तो बुक्सा बाग अभ्यारण्य कहां पर है साथियों? पश्चिम बंगाल में। कहां पर है? पश्चिम बंगाल में। साथियों जो मैं आपको 100 क्वेश्चंस करवा रहा हूं ना, ये समझ लीजिए ये 100 क्वेश्चंस होते होते ये सभी के सभी क्वेश्चंस आपके मनोमस्तिष्क में कैसे स्टोर हो जाएंगे आपको साथियों मालूम भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो आप सुनते हो, जो आप देखते हो, वो आपके मनोमस्तिष्क में स्टोर होता जाता है, आपको मालूम पड़ रहा हो या ना मालूम पड़ रहा हो। और इसका फायदा आपको साथियों कब देखने को मिलेगा? जब देखने को मिलेगा जब एग्जाम में साथियों यही क्वेश्चंस आप अपने रियल शिफ्ट में देखेंगे, ठीक है ना। चलिए तो अब यहां पर अगर साथियों बात करते हैं नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन की, कहा जा रहा है कि पर्यावरण के अजैविक घटक का एक उदाहरण बताइए। पर्यावरण के अजैविक घटक की अगर बात करें, देखिए जैविक का मतलब क्या होता है? जिसमें जान है। तो जैविक का मतलब होता है जिसमें जान है, और जिसमें जान नहीं उसको अजैविक घटक कहा जाएगा। तो वनस्पति में तो जान होती है, पशु में भी जान होती है, लेकिन वायु में जान नहीं होती। तो वायु क्या हो जाएगा? पर्यावरण का अजैविक घटक हो जाएगा। इसलिए आंसर अगर आपका है ऑप्शन नंबर सी के साथ, तो मैं कहूंगा बिल्कुल करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा की इकाई नहीं है साथियों, बताइए। कैलोरी ऊर्जा की इकाई है, ये आपको भी मालूम होना चाहिए। उसके अलावा बीटीयू भी ऊर्जा की इकाई है। बीटीयू मतलब क्या होता है? ब्रिटिश थर्मल यूनिट होता है। और किलोवाट घंटा भी ऊर्जा की इकाई होती है, लेकिन फोन ये ऊर्जा की इकाई नहीं होती है, ठीक है ना। फोन ऊर्जा की इकाई नहीं होती, क्यों? क्योंकि ये ध्वनि तीव्रता मापने की इकाई होती है। फोन जो होती है ना, ये ध्वनि तीव्रता मापने की इकाई होती है। अब उसके बाद देखिए अगला सवाल है, कहा जा रहा है कि हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस देश को प्रमुख गैर नाटो सहयोगी के रूप में नामित किया है, जिससे उनके रक्षा और सुरक्षा सहयोग में वृद्धि हुई? तो किसकी बात चल रही है साथियों? केन्या देश की बात चल रही है, आप लोगों को याद रखना है। उसके बाद देखिए प्रधानमंत्री J1, क्या जीवन भी कहते हैं, प्रधानमंत्री जीवन योजना का पूरा नाम क्या है बताइए। तो जैव ईंधन पर्यावरण अनुकूल फसल अवशेष उपचार, मैं कहूंगा बिल्कुल साथियों पहला पढ़ा और पहला ही आपका आंसर हो गया। यानी कि जीवन योजना का पूरा नाम क्या है? तो जैव ईंधन पर्यावरण अनुकूल फसल अवशेष उपचार। ये थोड़ा सा आप लोग याद रखेंगे। चलिए उसके बाद देखिए 1924 में विज्ञान रत्न श्रेणी में राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार किसको दिया गया था? तो इनका नाम क्या था साथियों? प्रोफेसर गोविंद राजन पद्मनाभन इनका नाम था, और इनको ही 2024 में विज्ञान श्रेणी में राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार से नवाजा गया था। अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर, देखिए और बताइए सही जवाब क्या होगा। कहा जा रहा है T20 अंतरराष्ट्रीय में 200 छक्के लगाने वाले पहले बल्लेबाज कौन बने थे? तो रोहित शर्मा की बात करें तो रोहित शर्मा साथियों T20 अंतरराष्ट्रीय में 200 छक्के लगाने वाले पहले बल्लेबाज बने थे। आप लोग यहां पर ध्यान रखेंगे। सोन नदी का उद्गम स्थल निम्नलिखित में से कौन सा? यानी कि सोन नदी साथियों कहां से निकलती है? तो आपको मालूम होना चाहिए अमरकंटक की पहाड़ियों से ही सोन नदी निकलती है। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन भारतीय वस्तु एवं सेवा कर परिषद का हिस्सा नहीं है? तो आपको यह मालूम होना चाहिए कि कौन कौन भारतीय वस्तु एवं सेवा कर परिषद का हिस्सा है। तो देखिए केंद्रीय शासित जो प्रदेशों के उपराज्यपाल होते हैं ये नहीं है, केंद्रीय वित्त मंत्री होते हैं, राजस्व या वित्त के प्रभारी केंद्रीय राज्य मंत्री होते हैं, प्रत्येक राज्य के वित्त प्रभारी मंत्री या राज्य सरकार द्वारा नामित कोई अन्य मंत्री होता है। बिल्कुल, यानी कि कौन इस परिषद का हिस्सा नहीं होते हैं? तो केंद्रीय शासित जो प्रदेश होते हैं ना, उनके राज्यपाल नहीं होते। अब उसके बाद देखिए अगला सवाल है, यानी कि फर्मों के द्वारा उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के कुल मूल्य को मापने वाली जीडीपी अनुमान पद्धति को क्या कहा जाता है? तो इसको उत्पाद पद्धति कहा जाता है। ये साथियों वो सवाल है जो आपको आपके एग्जाम में डायरेक्ट देखने को मिलेंगे। चलिए
उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन सा विधानसभा का सत्र नहीं है। देखिए विधानसभा का सत्र बजट सत्र आपने सुना होगा, मानसून सत्र है, शीतकालीन सत्र, लेकिन वसंत सत्र आपने नहीं सुना होगा। उसके बाद देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश या राज्य का घनत्व वर्ग किलोमीटर सर्वाधिक था। तो किसका था साथियों, दिल्ली का था। आंसर आपका भी हो जाएगा। उसके बाद देखिए तिलोत्तमा की अगर बात करते हैं, तिलोत्तमा सेन निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है। तो ये साथियों शूटिंग से संबंधित है। क्या तिलोत्तमा सेन की अगर बात करें तो ये साथियों शूटिंग से संबंधित है। ये आप सभी लोगों को यहाँ पर मालूम होना चाहिए। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, कहा जा रहा है कि प्रसिद्ध संगीतकार उस्ताद अमजद अली खान का जन्म 1945 में कहां पर हुआ था। तो इनका जन्म साथियों 1945 में ग्वालियर में हुआ था। ठीक है। उसके बाद देखिए कह रहे कि नाबार्ड 1982 में अस्तित्व में आए। बिल्कुल, नाबार्ड की स्थापना 1982 में हुई थी। इसकी स्थापना कितनी प्रारंभिक पूंजी के साथ की गई थी। तो साथियों 100 करोड़ की पूंजी के साथ की गई थी नाबार्ड की स्थापना। या आप सभी लोगों को याद रखना है। अगला सवाल देखिए कह रहे कि भारत के प्रधानमंत्री का वेतन और भत्ता किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है। तो जो प्रधानमंत्री होते हैं इनका वेतन और भत्ता संसद के द्वारा निर्धारित किया जाता है। ये आप सभी लोगों को याद रखना है। उसके बाद देखिए अगले नंबर का सवाल है, कह रहे कि हम्पी नृत्य उत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य का उत्सव है। तो ये कर्नाटक में किया जाता है। ये कहां पर किया जाता है, जो हम्पी नृत्य उत्सव है ना, ये कर्नाटक में किया जाता है। जिनका आंसर यहां पर ऑप्शन नंबर सी के साथ है, मैं कहूंगा बिल्कुल करेक्ट है। साथियों अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, और अगर आप लोग साथियों नए हैं तो चैनल को आप सभी लोग सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि एग्जाम फतेह की अगर बात करते हैं साथियों तो एग्जाम फतेह इस चैनल को अगर आप सब्सक्राइब कर लेते हैं तो ये समझ लीजिए एसएससी जीडी में आपका आधा सिलेक्शन तो ऐसे ही हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए अब इस सवाल की अगर बात करें, इस सवाल में साथियों कहा गया है कि उत्तर प्रदेश में कुंभ मेला का उत्सव किन नदियों के संगम पर मनाया जाता है। तो मैं कहूंगा गंगा, यमुना, सरस्वती। कहां पर लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है। तो इस प्रकार जिनका भी आंसर यहां पर ऑप्शन नंबर ए है बिल्कुल करेक्ट है। महात्मा गांधी जी को राष्ट्रपिता के रूप में संबोधित करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे। तो इनका नाम क्या था साथियों, सुभाष चंद्र बोस इनका नाम था, और इन्होंने सबसे पहले महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा था। यह सवाल आपसे बहुत पूछा जाता है। अब उसके बाद देखिए कह रहे कि स्वतंत्र भारत का पहला चुनाव किस वर्ष किया गया था। तो स्वतंत्र भारत का पहला चुनाव साथियों 1952 में किया गया था। कब किया गया था, स्वतंत्र भारत का पहला चुनाव 1952 में किया गया था। नेक्स्ट नंबर का सवाल है, कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय आय खातों के अर्थ में अंतरण अदायगी का उदाहरण नहीं है। तो कौन कौन से हैं, तो सरकारी भत्ते हैं, सार्वजनिक बेरोजगारी बीमा लाभ है, लेकिन निगमों द्वारा शेयर धारकों को भुगतान किया गया लाभांश नहीं है। अब नहीं है तो यही आपका राइट आंसर। उसके बाद देखिए प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा के दौरान भारत और लाओ पीपुल्स डेमोक्रेटिक रिपब्लिक के बीच कितने समझौते ज्ञापन और समझौते हुए। तो आपसे डायरेक्ट पूछा जाएगा, तो आप लोग ध्यान रखेंगे साथियों, 6 समझौते ज्ञापन हुए। ठीक है ना। कितने समझौतों पर हस्ताक्षर हुए, 6 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। ये आप सभी लोगों को याद रखना है। उसके बाद देखिए वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना के लिए आवंटित बजट क्या है। तो 800 करोड़ का साथियों इसके लिए बजट रखा गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और ये सवाल आपसे पूछा जा सकता है। उसके बाद देखिए 2024 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसको दिया गया था। तो किसको दिया गया था साथियों, हान कांग को दिया गया था। इनका नाम आप लोग ध्यान रखेंगे, क्योंकि 2024 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार साथियों हान कांग को ही दिया गया था। उसके बाद देख लीजिए अगले नंबर का साथियों सवाल आपकी स्क्रीन पर है। आपसे पूछा जा रहा है कि विश्व पशु दिवस 2024 हर साल 4 अक्टूबर को मनाया जाता है। यह पहली बार कब मनाया गया था। तो पहला पॉइंट तो यही ध्यान रखेंगे कि विश्व पशु दिवस 4 अक्टूबर को मनाया जाता है, और यह पहली बार 1925 में मनाया गया था। कब मनाया गया था, 1925 में मनाया गया था। चलिए भाई अब उसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट नंबर का सवाल है, कह रहे कि निम्नलिखित में से किसे आमतौर पर बिना बुझा हुआ चूना कहा जाता है। क्या बिना बुझा हुआ चूना किसे कहा जाता है। तो साथियों CaO को कहा जाता है। ये क्वेश्चन भी साथियों बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि CaO की अगर बात करते हैं तो साथियों आप लोगों को याद रखना है कैल्शियम ऑक्साइड की यहां पर बात चल रही है। किसकी साथियों, तो कैल्शियम ऑक्साइड भी आपसे यहां पर ऑप्शन के रूप में दिया जा सकता है।
लोधी वंश के संस्थापक कौन थे आपसे पूछा जा रहा है, तो आपको साथियों मालूम होना चाहिए, तो बहुत आसान सा सवाल है, आपको मालूम होना चाहिए कि लोधी वंश के संस्थापक कौन थे, बहलोल लोधी थे। तो जिनका भी आंसर, जो लोग भी यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ हैं बिल्कुल करेक्ट है। करेक्ट है। द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, क्या डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक साथियों कौन थे, तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। कौन थे साथियों, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। नेक्स्ट नंबर का सवाल है, कह रहे कि यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल आगरा के किले मुख्य रूप से किसके द्वारा बनवाया गया था, तो ये अकबर ने बनाया था। क्या आगरा के किले का निर्माण किसने करवाया था, जो कि यूनेस्को विश्व धरोहर स्थलों में साथियों शामिल है, तो इसका निर्माण अकबर ने ही करवाया था। अगला सवाल है, कह रहे कि किस यामोत्तर या देशांतर को भारत का मानक यामोत्तर भी कहा जाता है, तो किसकी बात चल रही है साथियों, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर की बात चल रही है। ये आप सभी लोगों को याद रखना, इस सवाल आपसे पूछा जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए, कहा जा रहा है कि वस्तु और सेवा कर यानी कि जीएसटी के कार्यान्वयन के उपलक्ष्य में किस दिन को जीएसटी दिवस मनाया जाता है, तो जीएसटी दिवस तो सातों 1 जुलाई को मनाया जाता है, क्योंकि 1 जुलाई 2017 को जीएसटी की एक तरीके से स्थापना की गई थी, तो 1 जुलाई को जीएसटी दिवस मनाया जाता है। उसके बाद देखिए, माजुली एक नदी द्वीप है जो निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है, तो मैं कहूंगा ये ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। माजुली नदी द्वीप किस नदी पर स्थित है, ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। आंसर आपका ए के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए, कह रहे कि निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत नेपाल शांति व मैत्री संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे, तो ये कब हुआ था साथियों, ये इंडिया नेपाल ट्रीटी पीस साथियों कब हुआ था, 1950 में ये हुआ था, आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट नंबर का सवाल है, कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी योजना देश में बालिकाओं के विकास के उद्देश्य से है, तो साथियों देखिए, विद्या लक्ष्मी योजना की अगर बात करें तो ये नहीं है। प्रधानमंत्री शिशु विकास योजना, प्रधानमंत्री सुकन्या समृद्धि योजना की अगर बात करते हैं तो मैं कहूंगा ये योजना बालिकाओं के विकास से है, इसलिए राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक मुफ्त वीडियो साझाकरण प्लेटफॉर्म है जो 2005 में बनाया गया था, तो किसकी बात चल रही है साथियों, यूट्यूब की बात चल रही है। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। अब उसके बाद देखिए, नेक्स्ट नंबर का सवाल है, कह रहे कि विश्व आर्द्रभूमि दिवस साथियों कब मनाया जाता है, तो 2 फरवरी की अगर बात करें तो 2 फरवरी को साथियों विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है। कौन सा दिवस साथियों, विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2 फरवरी को मनाया जाता है। अगला सवाल है, कह रहे कि प्रकाशिक तंतु जिसको ऑप्टिकल फाइबर कहते हैं, ये किस सिद्धांत पर कार्य करता है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान रखेंगे। ये पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। क्या, प्रकाशिक तंतु ऑप्टिकल फाइबर। उसके बाद देखिए, अगला सवाल है, उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन और सबसे लंबी रात कब होती है, तो अगर सवाल ये आए तो 22 दिसंबर आपको बता देना है, क्योंकि उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन 22 दिसंबर को और सबसे लंबी रात भी 22 दिसंबर को ही होती है। उसके बाद देखिए, जापान की मुद्रा क्या है साथियों, तो जापान की मुद्रा क्या है, जापान की मुद्रा येन है। क्या, जापान की मुद्रा की अगर बात करें साथियों, जापान की मुद्रा येन है, ठीक है ना। अगर बात करते हैं साथियों, 1 येन बराबर कितने रुपए होता है, क्या अगर भारतीय रुपए की तुलना हम साथियों येन से करें ना तो 0.66, क्या 0.66 रुपए एक तरीके से क्या 1 येन बराबर होते हैं, तो आंसर आपका जाएगा खैर ए के साथ। उसके बाद देखिए, यूआरएल की फुल फॉर्म आपसे पूछी जा रही है, तो क्या यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होगी, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोडर होगी, या यूनिफॉर्म रिसोर्स लिंकर होगी, या साथियों यूनिवर्सल रिसोर्स लिस्ट होगी। तो मैं कह सकता हूं कि यूआरएल की फुल फॉर्म अगर आपसे पूछी जाए तो आपको बताना है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। राइट आंसर जिनका ऑप्शन नंबर ए है, मैं कहूंगा बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए, अगला सवाल है, कहा जा रहा है कि भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा और उसे अक्षुण्ण रखना किसके तहत उल्लिखित प्रावधान है, तो ये साथियों एक मौलिक कर्तव्य है कि भारत की संप्रभुता को, एकता को, अखंडता को बनाए रखना। आंसर आपका डी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए, अगला सवाल है, कह रहे कि भारत का आर्थिक सर्वेक्षण किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, तो किसके द्वारा साथियों, वित्तीय सेवा विभाग के द्वारा नहीं, आर्थिक मामलों के विभाग के द्वारा क्या भारत का आर्थिक सर्वेक्षण प्रकाशित किया जाता है। मैं कहूंगा बिल्कुल सही, आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा मोबाइल सिस्टम में DDoS हमले के लिए मालिक द्वारा ट्रिगर होने की प्रतीक्षा करता है, तो बॉटनेट इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा मोबाइल सिस्टम में, तो बॉटनेट मोबाइल सिस्टम में। उसके बाद देखिए, इनमें से टॉम ऑफ सेंड पुस्तक के लेखक कौन है बताइए, तो गीतांजलि श्री की अगर बात करते हैं साथियों, गीतांजलि श्री के द्वारा ये पुस्तक लिखित है जिसका नाम है टॉम ऑफ सेंड। उसके बाद देखिए, कह रहे चौरी चौरा
कांड के समय भारत के वायसराय कौन थे? तो उस समय साथियों भारत के वायसराय कौन थे? लॉर्ड रेनिंग उस समय भारत के वायसराय थे। ये आप सभी लोगों को यहां पर मालूम होना चाहिए। नेक्स्ट नंबर का सवाल है, कहा जा रहा है कि कौन सा देश अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन के 100वें सदस्य में, क्या गठबंधन में 100वें पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल हुआ है? तो किसकी बात चल रही है? आप लोग ध्यान रखेंगे, पराग्वे की बात चल रही है। यानी कि अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन में जो 100वां देश सदस्य बना है वो पराग्वे एक तरीके से बना है। चलिए भाई, अब उसके बाद देख लीजिए नेक्स्ट नंबर का सवाल है आपकी स्क्रीन पर। देखिए सवाल को और मुझे बता दीजिए कि आपका राइट आंसर यहां पर किस ऑप्शन के साथ जा सकता है, बताइए। साथियों, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को आप सभी लोग यहां पर लाइक कर दीजिए, ठीक है ना। चलिए, निम्नलिखित में से किसने 1930 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार जीता था? तो साथियों, किसने 1930 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार जीता था? साथियों, सीवी रमन साहब ने जीता था। उसके बाद देखिए 1991 में जब आर्थिक सुधार और उदारीकरण की शुरुआत हुई थी तब भारत के वित्त मंत्री का नाम क्या था? यानी कि उस समय भारत के वित्त मंत्री कौन थे? 1991 के समय में मैं कहूंगा उस समय तो मनमोहन सिंह कौन थे साथियों? भारत के वित्त मंत्री थे जब आर्थिक सुधार और उदारीकरण की शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट नंबर का सवाल है, कहा जा रहा है कि साथियों लैन की फुल फॉर्म क्या है? तो लैन की अगर बात करें साथियों, लो लेवल एक्सेस नेटवर्क नहीं, लोकल एरिया नेटवर्क। बिल्कुल साथियों, लैन की फुल फॉर्म क्या होती है? लोकल एरिया नेटवर्क इसकी फुल फॉर्म होती है। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, कह रहे कि निम्नलिखित में से कौन सा हैकिंग दृष्टिकोण है जहां साइबर अपराधी धोखाधड़ी या अतिरिक्त ट्रैफिक प्राप्त करने के लिए नकली वेबसाइटों या पृष्ठों को रूपांतरित करता है? तो आपका राइट आंसर साथियों यहां पर फार्मिंग के साथ जाएगा। किसके साथ साथियों? फार्मिंग के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए किस अंग को कोशिका का शक्ति ग्रह कहा जाता है? तो मैं कहूंगा साथियों किसको कहा जाता है? क्या सूत्र कणिका को कहा जाता है? तो आपको कहना चाहिए बिल्कुल सूत्र कणिका को ही कहा जाता है साथियों, ठीक है ना। चलिए, अब उसके बाद अगर आपसे ये साथियों पूछा जाए क्या कि कोशिका का शक्ति ग्रह किसे कहा जाता है, यानी कि कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया आपको बताना है जिसको सूत्र कणिका कहा जाता है। लेकिन कोशिका की आत्मघाती थैली किसे कहा जाता है? तो लाइसोसोम को कहा जाता है। अब उसके बाद देखिए अगला सवाल पूछा जा रहा है, कह रहे कि किस राजा के प्रशासन में अष्टप्रधान मंत्री परिषद विद्यमान थी? तो मैं कहूंगा छत्रपति शिवाजी महाराज की अगर बात करते हैं तो इनके ही प्रशासन में अष्टप्रधान मंत्री परिषद विद्यमान थी। आंसर आपका सी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन ओजोन परत के ह्रास का कारण है? तो अगर बात करते हैं क्या क्लोरीन, मैं कहूंगा बिल्कुल सही। ओजोन परत के ह्रास का कारण क्या है? तो क्लोरीन है। अब उसके बाद देखिए आर्थिक पर्यावरण लेखांकन प्रणाली में अर्थव्यवस्था और पर्यावरण के बीच अंतर संबंध का विश्लेषण किसके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है? तो किसके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है साथियों? संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी कार्यालय के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। राइट आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 4 के साथ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से मस्कट किस देश की राजधानी है? बताइए। तो मस्कट की अगर बात करते हैं साथियों ये तो ओमान की राजधानी है। क्या मस्कट किस देश की राजधानी है साथियों? ये ओमान की राजधानी है। अगला सवाल देखिए आपकी स्क्रीन पर है, कह रहे कि बैंक ऑफ बड़ौदा के द्वारा लॉन्च किए गए नए यूपीआई भुगतान ऐप का नाम क्या है? तो इसका साथियों नाम क्या है मैं आपको बता देता हूं, बॉब ई पे। क्या ये ई भी है शामिल? ये बिल्कुल सही लिखा हो, बॉब ई पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये बैंक ऑफ बड़ौदा के द्वारा साथियों यूपीआई भुगतान ऐप लॉन्च किया गया है। अगला सवाल है, कह रहे कि निम्नलिखित में से कौन इंडिया आफ्टर गांधी द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी पुस्तक का लेखक है? तो किसकी बात चल रही है? रामचंद्र गुहा साहब की बात चल रही है, ठीक है ना। इंडिया आफ्टर गांधी द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी पुस्तक के लेखक रामचंद्र गुहा हैं। उसके बाद देखिए ट्विटर पर पढ़े और लिखे जा सकने वाले छोटे संदेशों को क्या कहा जाता है? तो ट्वीट्स कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों इनको? ट्वीट्स कहा जाता है। ये आप सभी लोगों को ही मालूम होगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, कह रहे कि राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का गठन किस कानून के अधीन किया गया था? तो किस कानून के अधीन किया गया था? यह मानव संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत किया गया था। क्या जो राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का गठन किया गया था यह मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत ही किया गया था। भारत का कुल क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का लगभग कितना प्रतिशत है? तो मैं कह सकता हूं 2.4% है। आप सभी लोगों को
आपको यहाँ पर मालूम होना चाहिए। चलिए भाई, अब उसके बाद देखिए कह रहे कि इक्वाडोर और पेरू के तट के पास गर्म समुद्री सतह के पानी का कभी कभी विकास किस रूप में किया जाता है? तो साथियों एल नीनो के रूप में किया जाता है। सवाल अगर आपके सामने डिक्टो आएगा तो डिक्टो साथियों आपको आंसर उतार देना है। अगला सवाल देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले सत्र का आयोजन कहां पर किया गया था, बताइए। तो आप सभी लोगों को मालूम होना चाहिए साथियों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले सत्र का आयोजन तो बॉम्बे में किया गया था। अगला सवाल है, उत्तर प्रदेश का शहर सहारनपुर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? यानी कि जो उत्तर प्रदेश का शहर सहारनपुर है, ये साथियों किसके लिए जाना जाता है? ये लकड़ी पर नक्काशी के कुटीर उद्योग के लिए जाना जाता है। आंसर आपका डी के साथ। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, कहा जा रहा है साथियों नरवंश विज्ञान किसमें शामिल नहीं है? तो साथियों क्षेत्र नोट्स में शामिल है, वस्तुनिष्ठ विश्लेषण में शामिल नहीं है, प्रतिभागी अवलोकन में है और मूल्य तटस्थता में है। यानी कि आपका राइट आंसर शामिल नहीं है, यह पूछा गया था, तो आंसर आपका बी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के वित्त आयोग से संबंधित है? तो अगर अनुच्छेद 280 की बात करते हैं, इसका संबंध साथियों भारत के वित्त आयोग से ही है। आंसर आपका जाएगा ए के साथ। उसके बाद देखिए, कहा जा रहा है साथियों यहां पर कि लाख बहुशी पक्षी अभयारण्य जो है ना, ये उत्तर प्रदेश में कहां पर है? तो ये तो कन्नौज में डायरेक्ट आपसे पूछा जाता है एग्जाम में कि लाख बहुशी पक्षी अभयारण्य कहां पर है? साथियों कन्नौज में है। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर किसके साथ साथियों? ऑप्शन नंबर ए के साथ। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए साथियों, अब अगर बात करते हैं यहां पर देखिए, अब आपके साथियों कितने क्वेश्चन हो चुके हैं? 80 क्वेश्चन लगभग हो चुके हैं। 20 क्वेश्चन साथियों यहां पर हम लोग और देखेंगे, ठीक है ना, क्योंकि मैंने आपको बताया था साथियों पूरे 100 क्वेश्चंस की आपके सामने से गुजरने वाले हैं बहुत तेजी के साथ। चलिए, तो न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी किससे संबंधित है? तो ये तो साथियों कृषि की वस्तुओं से संबंधित है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। ए के साथ नहीं भाई, सी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए, उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में कौन सी बोली बोली जाती है? तो बुंदेली बोली जाती है। आंसर आपका सी हो जाता है। मुगल काल में उत्तर प्रदेश का कौन सा घराना संगीत का सबसे बड़ा केंद्र था? तो किसकी बात चल रही है साथियों? आगरा घराने की बात चल रही है। उसके बाद देखिए, नौकरी खोजने, पेशेवरों से जुड़े रहने और नए कर्मचारियों की भर्ती के अलावा हमें अनुभवी यानी कि क्या चीज हमें अनुभवी कर्मचारियों की सलाह से अपने व्यवसाय को बढ़ावा देने की मदद करता है? तो एक साथियों लिंक्डइन है। क्या साथियों? लिंक्डइन है। यहां पर नौकरी खोज सकते हैं, पेशेवर से जुड़े रहने और नए कर्मचारियों की भर्ती के अलावा लिंक्डइन हमें अनुभवी कर्मचारियों की सलाह से अपने व्यवसाय को बढ़ावा देने में भी मदद करता है। यह आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद देखिए, प्रसिद्ध संगीतकार भूपेन हजारिका को भारत निम्नलिखित में से किस वर्ष भारत रत्न से नवाजा गया था? तो इनको 2019 में साथियों भारत रत्न से नवाजा गया था। अब उसके बाद देख लीजिए, अगले नंबर का साथियों सवाल है, आपसे पूछा जा रहा है कि पर्यावरण प्रदूषण का सबसे प्रमुख कारण क्या हो सकता है? तो औद्योगिकरण, जनसंख्या में वृद्धि, कृषि में रसायन का प्रयोग या खनन। तो साथियों औद्योगिकरण यानी कि जो भी इंडस्ट्रियल एरिया है ना, वहां पर धुआं वगैरह बहुत ज्यादा होता रहता है, तो वो पर्यावरण प्रदूषण का सबसे एक प्रमुख कारण बन सकता है। उसके बाद देखिए, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन थे। कौन थे साथियों? लॉर्ड माउंटबेटन थे। उसके बाद देखिए, आधारित सिद्धांत उपागम में किसका विश्लेषण होता है? तो मैं आपको बता देता हूं, गुणात्मक आंकड़ों का साथियों विश्लेषण होता है। ये सवाल भी इंपॉर्टेंट है और डायरेक्ट आपसे सवाल आएगा। देखिए, यहां पर कुछ सवाल ऐसे हैं जो आप अगर एग्जाम फतेह से पढ़ ले तो आप कर डालोगे, लेकिन अगर आप नहीं पढ़ रहे हो ना, तो ये समझ लीजिए सवाल कोई आपको कराएगा नहीं। ऐसे सवाल जो डायरेक्ट एग्जाम में पूछे जाते हैं और ये किताबों में नहीं आपको मिलेंगे और कोई टीचर भी साथियों नहीं कराएगा। इसलिए चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए साथियों, और बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए और वीडियो को भी जरूर सब्सक्राइब करके लाइक कर दीजिएगा। युआन की अगर बात करें तो युआन किस देश की मुद्रा है साथियों? ये चीन की मुद्रा है। क्या युआन की अगर बात करते हैं साथियों, युआन कहां की मुद्रा है? तो साथियों चीन की मुद्रा है। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। चलिए, आधिकारिक मुद्रा है साथियों, वैसे इसको रेनबिन्बी के नाम से भी जाना जाता है। अब उसके बाद देखिए, कह रहे कि द ओल्ड मैन एंड द सी नामक संक्षिप्त नॉवेल उपन्यास के लेखक कौन है? तो अर्नेस्ट हेमिंग्वे का नाम आप लोग ध्यान रखेंगे। इन्होंने ही द ओल्ड मैन एंड द सी नाम का एक नॉवेल लिखा था, एक उपन्यास लिखा था। उसके बाद देखिए, चिल्का झील निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो चिल्का झील तो साथियों ओडिशा में स्थित है। कहां पर? चिल्का झील ओडिशा में स्थित है। भारत में वायु रोकथाम और प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया था? तो 1981 में पारित किया गया था। कब किया
गया था 1981 में। उसके बाद देखिए हाल ही में किस भारतीय शहर को विश्व शिल्प परिषद से वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी यानी कि विश्व शिल्प शहर का दर्जा प्राप्त हुआ है? तो किसकी बात चल रही है साथियों? श्रीनगर की बात चल रही है, ठीक है ना। यानी कि विश्व शिल्प शहर किसे कहा जाता है? अगर इतना आपसे पूछा जाए तब भी आपको श्रीनगर बतला देना। मानव अधिकार दिवस साथियों कब मनाया जाता है? तो 10 दिसंबर की अगर बात करते हैं, 10 दिसंबर को मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है। उसके बाद देखिए माना जाता है कि दिल्ली के महरौली में स्थित लौह स्तंभ किसकी उपलब्धियों को एक तरीके से दर्ज करता है? तो मैं कहूंगा ये चंद्रगुप्त द्वितीय की उपलब्धियों को दर्ज करता है। या आप लोग ध्यान रखेंगे, सवाल आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। उसके बाद देखिए विश्व विकास रिपोर्ट किसका एक वार्षिक प्रकाशन है? तो क्या संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम का है? नहीं। पुनर्निर्माण और विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय बैंक का? मैं कहूंगा बिल्कुल सही साथियों, आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी के साथ ही जाएगा। निम्नलिखित में से अगर बात करते हैं कौन सा स्टक्स नेट है? तो यहां पर साथियों जो वर्म है ना साथियों, वर्म ये स्टक्स नेट है। ये आप सभी लोगों को याद रखना है, यानी कि एक सॉफ्टवेयर होता है। ये किसी वस्तु की गर्माहट को उसके किसके द्वारा मापा जा सकता है? तो मैं कहूंगा तापमान के द्वारा मापा जा सकता है। यानी कि कोई वस्तु कितनी गर्म है या तापमान के आधार पर ही तो साथियों चेक कर सकते हैं। निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया में केंचुआ जैव निम्नीकरणी ठोस अपशिष्ट को विघटित करता है? तो साथियों वर्मी कंपोस्टिंग प्रक्रिया में आप लोग ध्यान रखेंगे ये ठोस अपशिष्ट को विघटित कर सकता है। आप लोगों को मालूम होना चाहिए केंचुआ जैव। अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का सवाल है और अंतिम सवाल है, कह रहे कि सीपीआई निम्नलिखित में से सही संक्षिप्त रूप तो बताइए। यानी कि सीपीआई की फुल फॉर्म यहां पर साथियों आपको बताना है कि इसकी फुल फॉर्म साथियों क्या हो सकती है। देखिए और बताइए राइट आंसर आपका यहां पर किस ऑप्शन के साथ जाएगा, बताइए। तो ये आपके लिए साथियों होमवर्क के लिए सवाल रहा है, यानी कि कमेंट सेक्शन में इसका आपको आंसर बताना है, ठीक है ना। चलिए एक काम करता हूं साथियों, बता ही देता हूं। देखिए सीपीआई की अगर बात करें, इसको साथियों उपभोक्ता मूल्य सूचकांक कहा जाता है। अगर इंग्लिश की अगर हम बात करते हैं तो उपभोक्ता की बात करें, उपभोक्ता किसको कहा जाता है साथियों? कंज्यूमर को। क्या कंज्यूमर मतलब उपभोक्ता हो जाएगा। मूल्य को साथियों इंग्लिश में क्या कह सकते हैं? प्राइस कह सकते हैं। और सूचकांक की अगर बात करते हैं साथियों, इसको इंडेक्स कह सकते हैं। तो मैं कहूंगा इंग्लिश में अगर पूछी जाए सीपीआई की फुल फॉर्म तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स हो जाएगा। हिंदी में अगर पूछी जाए तो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक हो जाएगा। तो जिनका आंसर यहां पर ऑप्शन नंबर बी के साथ है, मैं कहूंगा आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। एक बात मैं आपको बता देता हूं साथियों, मैंने आपको बताया था एसएससी जीडी 2025 के एग्जाम को अगर आप वाकई में क्रैक करना चाहते हैं तो आपको साथियों फरवरी 2024 में जो पेपर हुआ था ना एसएससी जीडी का, फरवरी 2024 में जो पेपर हुआ था, जितनी शिफ्ट आई थी उन सभी शिफ्ट्स का आपको सॉल्यूशन मालूम होना चाहिए। यानी कि आपको साथियों हल सहित पीडीएफ दी जा रही है, उन सभी शिफ्ट्स की हल सहित पीडीएफ आपको साथियों दी जा रही है। उसमें हिंदी का सॉल्यूशन है, हिंदी का सॉल्यूशन है, उसके अलावा जीएस का है, उसके अलावा रीजनिंग का सॉल्यूशन और मैथ का सॉल्यूशन, और जस्ट क्वेश्चन के नीचे सॉल्यूशन है। ऐसा नहीं आपको साथियों अंत में जाना, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। तो साथियों इस पीडीएफ को पढ़ लेंगे तो मेरा मानना है कि रीजनिंग और मैथ का हर एक कॉन्सेप्ट आपका इसी पीडीएफ से आ जाएगा। तो ये पीडीएफ आपको सिर्फ 45 रुपए में दी जा रही है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है एसएससी जीडी पीडीएफ करके, उस लिंक पर आप क्लिक करेंगे तो आप हमारे व्हाट्सएप पर आ जाएंगे। वहां पर आपको एक क्यूआर कोड दिया जाएगा, उस क्यूआर कोड पर 45 का पेमेंट करके साथियों आप इस पीडीएफ को प्राप्त कर लेंगे। उसके अलावा साथियों एसएससी जीडी, ठीक है ना, एसएससी जीडी प्लेलिस्ट का लिंक भी आपको दे दिया गया है डिस्क्रिप्शन में। उस प्लेलिस्ट को भी एक बार जाकर जरूर वॉच कर लीजिएगा। वहां पर आपको पूरे मॉडल पेपर मिल जाएंगे एक्सपेक्टेड करके, यानी कि एक ही क्लास में हिंदी भी होगी, जीके जीएस भी होगी, करंट अफेयर भी होगी, रीजनिंग और मैथ भी होगी। तो उस पूरी प्लेलिस्ट को खत्म कीजिएगा और अपने सिलेक्शन के लिए इस पीडीएफ को साथियों जरूर लीजिएगा। तो मिलते हैं हम सभी लोग आने वाली वीडियो में। जय हिंद साथियों।